अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स वीडियोस। मैकेनिक्स की इस क्लास में चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t इक्वल टू 0 इन ए फिक्स्ड वर्टिकल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल O विद स्पीड स्क्वायर रूट 2ga ऑफ विच द वर्टिकल कंपोनेंट इज कैपिटल V। एक पार्टिकल को टाइम t इक्वल टू 0 पर किसी पॉइंट O से प्रोजेक्ट किया गया है। कितनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया है? स्क्वायर रूट 2ga के साथ। ठीक है, यानी कि v नॉट की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट 2ga। और यह भी कहा गया है कि इस वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है कैपिटल V। ठीक हो गया। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है शो दैट एट टाइम t इज इक्वल टू a डिवाइड विद कैपिटल V द पार्टिकल इज ऑन फिक्स्ड पैराबोला दैट इज द पैराबोला ऑफ सेफ्टी दैट इट्स पाथ टचेस द पैराबोला। आपसे कहा जा रहा है कि प्रूव करें कि टाइम t इक्वल टू 2a डिवाइड विद कैपिटल V पर आपका पार्टिकल एक फिक्स्ड पैराबोला के ऊपर मौजूद है और वो पैराबोला क्या है? पैराबोला ऑफ सेफ्टी। तो ये सपोज करें ये पैराबोला ऑफ सेफ्टी है। ये क्या होता है? इसकी इक्वेशन किस तरह से डिराइव की जाती है ये हमने काफ़ी डिटेल्स के साथ आर्टिकल में सीखा था। तो आप इसकी इक्वेशन को एक दफ़ा दोबारा से देख लें और पैराबोला ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन भी देख लें क्योंकि इसको इस्तेमाल किया जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। और आपसे कहा जा रहा है कि ये भी प्रूव करें कि इसी टाइम t इक्वल टू 2a डिवाइड विद कैपिटल V पर जो आपके पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री है, जो इसका पाथ है, वो इस पैराबोला को टच करेगा। ठीक हो गया। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी? ये भी डेफिनेटली एक पैराबोला बनेगी। तो इस टाइम t इक्वल टू 2a डिवाइड विद कैपिटल V पर आपने प्रूव करना है कि इसका जो पाथ है वो इस फिक्स्ड पैराबोला यानी पैराबोला ऑफ सेफ्टी को टच करता है। ठीक हो गया। यानी कि ये दोनों क्वेश्चंस एक ही हैं। आपने ये प्रूव करना है कि इस टाइम t के ऊपर आपका जो पार्टिकल है वो इस वाले फिक्स्ड पैराबोला के ऊपर मौजूद है। ठीक है। और इसके अलावा ये भी प्रूव करना है कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है इस पार्टिकल की वो इसी टाइम पर इसको आकर टच करती है। अगर पार्टिकल टच कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी ट्रेजेक्ट्री भी इसी टाइम पर इसी पाथ को, इसी फिक्स्ड पैराबोला को टच करेगी। ठीक है। तो ये दोनों तो इन दोनों का तो एक ही मीनिंग हो गया। इसके बाद फाइनली इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट its direction of motion is perpendicular to the direction of projection। इसी टाइम t इक्वल टू 2a डिवाइड विद कैपिटल V पर आपके पार्टिकल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी इस टाइम पर? डेफिनेटली जिस पॉइंट पर यह पहुंचा है उस पॉइंट पर आप इसके पाथ का टेंजेंट निकालें। ये टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो ही आपके पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। ठीक हो गया। ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है। इस डायरेक्शन में इसको इनिशियली प्रोजेक्ट किया गया है। प्रूव करना है कि इस टेंजेंट और इस ये जो इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है यानी कि v नॉट वेक्टर, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है? 90 डिग्रीज है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ भी आपने प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सपोज करें कि किसी टाइम t के ऊपर आपका पार्टिकल अपनी ट्रेजेक्ट्री पर किसी पॉइंट q पर आ गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x एंड y। सेक्शन 10.1 के अंदर हमने सीखा था कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल होंगे? x किसके इक्वल होगा? v नॉट कॉज अल्फ़ा मल्टीप्लाइड विथ टाइम t। इसी तरह से y किसके इक्वल है? v नॉट साइन अल्फ़ा t
माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइड विथ 2। ठीक हो गया। इनको हम बार बार हमें ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं डिराइव तो इनको कर लें बेशक। f इज़ इक्वल टू माइनस एम जी जे यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। इसके बाद टाइम t इक्वल टू 2a डिवाइड विथ कैपिटल V जो हमारा गिवन टाइम है, इसके ऊपर आपके पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते हैं, x1 एंड y1। ठीक हो गया। तो फिर x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू v नॉट कॉस एल्फा मल्टीप्लाइड विथ t। t किसके इक्वल है, 2a डिवाइड विथ कैपिटल V। ठीक हो गया। कैपिटल V क्या है, वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी v नॉट का वर्टिकल कंपोनेंट है। और वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल V जो है वो किसके इक्वल होगा, v नॉट साइन अल्फ़ा के इक्वल होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये इस वेलोसिटी v नॉट का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो फिर इसीलिए कैपिटल V की जगह क्या आ जाएगा, v नॉट साइन अल्फ़ा। ठीक हो गया। v नॉट साइन अल्फ़ा आ गया। ये अपने नेक्स्ट स्टेप में करना है। v नॉट और v नॉट कैंसिल हो जाएंगे और कॉस अल्फ़ा डिवाइड विथ साइन अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा। तो फिर आपके पास x1 का आंसर क्या आ जाएगा, 2a कॉट अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने y1 की वैल्यू निकालनी है। y1 इज इक्वल टू v नॉट साइन अल्फ़ा, t का वैल्यू डालें 2a डिवाइड विद कैपिटल V, कैपिटल V की जगह v नॉट साइन अल्फ़ा यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइड विद 2, t का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 2a डिवाइड विद कैपिटल V का स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर डिवाइड विद कैपिटल V स्क्वायर, यानी v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें, ये दोनों हो जाएंगे कट। तो आपके पास y1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2a माइनस g डिवाइड विद 2, और इसी तरह से v नॉट का स्क्वायर, v नॉट का स्क्वायर, v नॉट किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2ga के इक्वल है। तो इसका स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा, 2ga, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2ga आ गया डिनोमिनेटर में। और इसके अलावा साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो है इसको आप क्या बना देंगे, ऊपर ले जाएं, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। और ऊपर आ रहा है a स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ कोसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर 4 भी था, तो ये जो 4 है ये इस 4 से कट हो जाएगा। ये a जो है इसकी एक पावर से कट होगा, g से कट होगा। तो आपके पास 2a माइनस a मल्टीप्लाइड विद कोसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक हो गया। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2a माइनस a 1 ज़र a कितना हो गया, a, और फिर माइनस और प्लस माइनस a कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आपके पास y1 का आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने चेक करना है कि आपका जो ये वाला पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1 है, क्या ये पॉइंट पैराबोला ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन पर को सेटिस्फाई करता है या नहीं, यानी कि पैराबोला ऑफ सेफ्टी पर ये पॉइंट है या नहीं। ठीक है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, पैराबोला ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर आप लिखेंगे वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ऑफ सेफ्टी इज, क्या है वो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2v नॉट स्क्वायर ओवर g मल्टीप्लाइड विद y माइनस v नॉट स्क्वायर ओवर 2g। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है।
अब इसके अंदर आप क्या करें, y1 और x1 की वैल्यूज़ डालें और देखें क्या लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है कि नहीं। अगर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो ये वाला पॉइंट है वो इस पैराबोला ऑफ सेफ्टी के ऊपर मौजूद है, क्योंकि ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक हो गया। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर डालें। x1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2a कॉट अल्फ़ा का स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक हो गया। इसी तरह से राइट हैंड साइड पर -2 v0 स्क्वायर, v0 स्क्वायर क्या बन जाएगा 2ga। ठीक हो गया, डिवाइडेड विद g, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है y माइनस v0 स्क्वायर ओवर 2g। y की वैल्यू डाल दें, क्या आ रहा है a माइनस a कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। फिर इसके आगे आ रहा है माइनस v0 स्क्वायर ओवर 2g माइनस v0 स्क्वायर, v0 स्क्वायर क्या हो गया 2ga डिवाइडेड विथ 2g। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक दो स्टेप और करें। 4a स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, और फिर इसके बाद इज़ इक्वल टू ये g और ये g कट हो जाएंगे और आपके पास बाहर आ जाएगा -4 मल्टीप्लाइड विद a, और अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2g कट हो जाएगा, ये -a बन जाएगा, तो ये -a और +a कट हो जाएंगे और अंदर आपके पास सिर्फ -a कॉट स्क्वायर अल्फ़ा रह जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 4a स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, और इस साइड पर क्या है आपके पास 4a स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक हो गया। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो ये वाला पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1 है वो इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि टाइम t इक्वल टू 2a डिवाइड विद कैपिटल V पर आपका जो पॉइंट है वो आपका जो पार्टिकल है वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी पर मौजूद है। ठीक हो गया। ये चीज़ आपने प्रूव करनी थी। ठीक है। और इससे ये चीज़ भी प्रूव हो जाती है कि इसका जो इस पार्टिकल का जो पाथ है वो भी इसी टाइम t इक्वल टू 2a डिवाइड विद कैपिटल V पर पैराबोला ऑफ सेफ्टी को टच करता है। ठीक हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने यहाँ से निकाली। अब इसके नीचे आप लिख लीजिएगा, हैंस एट टाइम t इक्वल टू 2a डिवाइड विद कैपिटल V the trajectory of the particle touches the parabola of safety। ठीक हो गया। या द पार्टिकल लाइज ऑन द पैराबोला ऑफ सेफ्टी, ये दोनों चीज़ें आप लिख लेना। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। लास्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट एट टाइम t इक्वल टू 2a divided with capital V the direction of motion of the particle is perpendicular to the direction of projection। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सपोज करेंगे कि ये जो टेंजेंट वेक्टर है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, सपोज करें थीटा। ठीक है। और ये एंगल हम काउंटर क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक है। इस सेंस में हमने लिया, ये थीटा एंगल है। तो इस टेंजेंट की स्लोप क्या बन जाएगी, tan थीटा बन जाएगी। ठीक है। इससे पहले आप लिखेंगे सपोज दैट थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय मेड बाय द टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट P विथ x एक्सिस। ठीक हो गया। और ये tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या है tan थीटा। ठीक हो गया। और ये स्लोप किसके इक्वल होती है, डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट P dy बाई dx। ठीक हो गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, चेन रूल का इस्तेमाल करते हुए dy बाई dx को आप लिख सकते हैं dy बाई dt मल्टीप्लाइड विथ dt बाय dx।
इसको इसके साथ काटते नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो तो नंबर्स को हम काटा करते हैं और ये तो नंबर्स नहीं हैं, ये तो पूरे डेरिवेटिव्स हैं और इनकी एक अलग मीनिंग है। तो बहरहाल अपनी निशानी के लिए आप कह सकते हैं कि dt से काट हो जाता है। बहरहाल आगे इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से कैसे लिख सकते हैं हम, dy बाय dt डिवाइडेड विद dx बाय dt, इसको रीराइट कर दिया, ठीक है। नंबर्स की तरह ही इनको भी हम फ़िलहाल ट्रीट करें, लेकिन एक्चुअली ये नंबर्स नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। तो बहरहाल ये तो छोटी छोटी चीज़ें आपको आती हैं। अब dy बाई dt निकालें, क्या बनेगा, dy बाई dt इज़ इक्वल टू v नॉट साइन अल्फ़ा, t का डेरिवेटिव 1 माइनस जी टी स्केयर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा, ठीक है, वो 2 और नीचे वाला 2 कट हो जाएगा तो माइनस जी टी आ जाएगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह से न्यूमरेटर वाला डेरिवेटिव आ गया, डिनोमिनेटर वाला डेरिवेटिव निकालें, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास क्या आएगा, v नॉट कॉस अल्फ़ा, ठीक हो गया। अब आप क्या करें, v नॉट की और टाइम t की वैल्यूज़ डाल दें, टाइम t की वैल्यू डालें, तो v नॉट को फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें, या तो अगर आप चाहते हैं तो डाल भी दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। v नॉट साइन अल्फ़ा माइनस जी टी की क्या वैल्यू है 2a डिवाइड विद कैपिटल V, ठीक हो गया। और इसी तरह से होल डिवाइडेड विद v नॉट कॉस अल्फ़ा, ये ऐसे ही आ जाएगा। कैपिटल V किसके इक्वल है, v नॉट साइन अल्फ़ा के इक्वल है। इसके बाद आप इसका एलसीएम करें तो आपके पास आ जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2ga डिवाइडेड विद क्या आता है v नॉट साइन अल्फ़ा, उसको आप नीचे ले जाएं, v नॉट स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक हो गया। इसके बाद आप क्या करें, v नॉट स्क्वायर की वैल्यू डाल दें, v नॉट स्क्वायर जो वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2ga के इक्वल है। तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, 2ga या 2ag साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2ag डिवाइड विद v नॉट स्क्वायर, दोबारा से कितना आ जाएगा 2ag साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक हो गया। ऊपर से 2ag को कॉमन करके नीचे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आपके पास आ रहा है साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो है वो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होगा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे रह जाएगा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये तो चलो आसान सी चीज़ है, ये इसके साथ कट हो जाएगी, एक पावर यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉट अल्फ़ा, क्लियर हो गया। और ये आंसर किसका आया अभी तक, ये हमने निकाला है tan थीटा का आंसर निकाला, ठीक हो गया। माइनस कॉट अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, tan अल्फ़ा प्लस 90 डिग्रीज यानी π/2 रेडियंस, क्लियर हो गया। तो आपके पास tan थीटा का आंसर क्या आया, tan ऑफ अल्फ़ा प्लस π/2, थीटा की वैल्यू आपने निकालनी थी, तो यहाँ पर ये वहाँ पे जाएगा tan इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो tan इन्वर्स और tan ये दोनों फंक्शन जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एनिलेट करेंगे, जिसकी वजह से सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस π/2, और यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो आपका जो एंगल थीटा है जो आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में कितना ऐड कर दें π/2, यानी कि ये इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो ये था आंसर इस सिंपल से क्वेश्चन का, आपने जस्ट यहाँ तक लिखना है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा
कि आपको कैसे पता चल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज़ है। कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ, तो इसके आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों वेक्टर्स को दोबारा से ड्रॉ करना है। ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा। और इस वाले को भी यहाँ पर बना लें, इस वाले वेक्टर को, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर आ रहा है माइनस कॉट अल्फ़ा। माइनस कॉट अल्फ़ा टेन अल्फ़ा प्लस पाई बाई 2 के इक्वल है। इसी तरह से माइनस कॉट अल्फ़ा टेन अल्फ़ा प्लस 3 पाई बाई 2 के इक्वल भी है। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह अगर आप थीटा की जगह अल्फ़ा प्लस 3 पाई बाई 2 लिखते हैं तो फिर भी ठीक है। आप चेक करके देख सकते हैं कि टेन अल्फ़ा प्लस 3 पाई बाई 2 जो है वो माइनस कॉट अल्फ़ा के इक्वल है। ठीक है, फंडामेंटल लॉ का इस्तेमाल करते हुए। तो मैं थीटा जो है ना अल्फ़ा प्लस 3 पाई बाई 2 यूज़ करूँगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, यानी ये वाला एंगल तो हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा। ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर इसको कह दें ये थीटा 1 है, तो फिर इन दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा 1। थीटा 1 की वैल्यू निकालें। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल कितना होगा, यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक कितना एंगल होगा, ये 2 पाई होगा। ऐसे ही है। इसमें से अगर आप ये वाला पोर्शन निकाल देते हैं, यानी कि थीटा वाला पोर्शन निकाल देते हैं, तो फिर आपके पास थीटा 1 आएगा या नहीं। यानी कि 2 पाई में से आप थीटा निकाल दें तो आपके पास थीटा 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह आप क्या लिख रहे हैं, अल्फ़ा प्लस 3 पाई बाय 2। क्लियर हो गया। तो ये कितना एंगल बनेगा, 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 2 कितना हो गया, पाई बाय 2। ठीक हो गया। और फिर आगे क्या है, माइनस अल्फ़ा। तो ये आपके पास थीटा 1 का आंसर आ गया। यहाँ पर पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा 1, यानी क्या है थीटा 1 की जगह पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा और अल्फ़ा कट हो जाएंगे, तो ये अल्फ़ा प्लस थीटा 1 कितना बन जाएगा, पाई बाय 2। तो इसका मतलब हुआ ये डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के दरमियान एंगल पाई बाय 2। और हमने यही चीज़ प्रूफ करनी थी। जस्ट मैंने आपको कंसेप्चुअली क्लियर करने के लिए बता दिया। बहरहाल इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक लिखते हैं और आगे लिख लें कि 10 the angle of projection the direction of projection is perpendicular to the direction of motion। ठीक है, या direction of projection is perpendicular to the direction of motion at time t equal to 2a by 2। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है, prove that the speed required to project a particle from a height h to fall horizontal distance a from the point of projection is at least square root g multiplied with square root a square plus h square minus h। एक पार्टिकल जिसको कितनी हाइट से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। हाइट h से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये आपका ग्राउंड है। इस पॉइंट से आप इसको प्रोजेक्ट करें जिसकी हाइट क्या है, फ्रॉम ग्राउंड h है। ठीक है, तो ये आपने इसको प्रोजेक्ट किया तो ये यहाँ पर आकर तो नहीं स्ट्राइक करेगा ना, तो डेफिनेटली यहाँ से नीचे आएगा, ग्राउंड की तरफ आएगा और इस पॉइंट पे आके ग्राउंड को टच करेगा। आपसे कहा जा रहा है कि अगर इससे कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करवाना हो, ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना। ठीक है, तो फिर प्रूफ करें कि इसकी कम से कम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि v0 कितनी होनी चाहिए, इतनी। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो इसके बराबर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें, क्या बनेंगे। एक्स वैल्यू क्या बन रही है इसकी, ए। वाई वैल्यू क्या बनेगी, ये पॉइंट ओरिजिन से कितने यूनिट्स अवे है, एच यूनिट्स अवे है, और किस डायरेक्शन पर मौजूद है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन पर मौजूद है। तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, 0 माइनस एच। इस पॉइंट के क्या हो जाएंगे फिर, a माइनस एच। क्लियर हो गया।
अब इसके बाद चूंकि ये पॉइंट जो है वो इस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर मौजूद है, तो फिर ये इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब इसका जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इस पैराबोलिक पाथ की जो ट्रेजेक्ट्री है उसकी इक्वेशन क्या बनती है, ये हमने सेक्शन 10.1 के अंदर सीखा है। वो इक्वेशन बनती है y = x tan अल्फ़ा माइनस gx² डिवाइड विथ 2v0² सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। मैंने आपको जब चैप्टर 10 स्टार्ट कराया था तो मैंने कहा था कि इन इक्वेशंस को आपने याद रखना है। तो अब ये इनको अब आपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है क्योंकि इनको हमने क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है। अगर आप इनको नहीं याद करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो अब इसके बाद चूँकि आपका जो ये वाला पॉइंट है वो इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर मौजूद है, इस पाथ के ऊपर मौजूद है, तो फिर ये वाला पॉइंट इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन को इस इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इससे पहले इसके बाद आपने लिखना है कि सिंस द पॉइंट a minus h lies on the trajectory of the projectile therefore it satisfies the equation of trajectory। ठीक है, therefore y की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस एच इज इक्वल टू एक्स की जगह a आ जाएगा tan अल्फ़ा माइनस जी x², x की जगह आ जाएगा a का स्क्वायर डिवाइड विद 2v0², आगे सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी जगह आप क्या लगा लें 1 + tan² अल्फ़ा। ठीक हो गया। दोनों साइड्स को 2v0² के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 2v0² ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 2v0² आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस 2v0² आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप इसको तरतीब से लिखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan अल्फ़ा बनाएं। तो ये tan अल्फ़ा उधर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा ga² tan² अल्फ़ा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद tan अल्फ़ा वाली टर्म लिखें, इसको उठा के उधर लेके जाएं माइनस 2v0² a tan अल्फ़ा। ठीक है, फिर कांस्टेंट टर्म्स आप लेके जाएं इधर, ये माइनस ga² है, वहाँ पर जाके ga² हो गया और ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है ये भी आप एज इट इज़ लिखें माइनस 2v0² h इज़ इक्वल टू 0। अब ये tan अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल tan अल्फ़ा है, तो इसमें a की वैल्यू ये होगी, b की वैल्यू जो है वो ये वाली होगी 2v0² और c जो वो आपके पास ये वाली सारी टर्म होगी। ठीक है, अल्फ़ा क्या होना चाहिए रियल, अगर अल्फ़ा रियल है तो फिर tan अल्फ़ा क्या होना चाहिए रियल। अब tan अल्फ़ा क्या है, वो इस इक्वेशन की रूट है। रूट कब रियल होती है, जब डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac। अब b² यहाँ पर क्या बनेगा माइनस 2v0² a का स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर माइनस 4ac, a है आपके पास ga², c आपके पास क्या है ये ga² माइनस 2v0² h। क्लियर हो गया। ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहली टर्म बन रही है 4v0² a। ठीक है, और यहाँ पर भी 4a² आ रहा है, तो 4a² इन दोनों में से कॉमन करें, डिवाइड कर दें और नोट करेंगे 4 पॉजिटिव है और a² भी पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव चीज़ के साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी एज इट इज़ रहती है। तो यहाँ पर आ जाएगा v0² माइनस g मल्टीप्लाइड विद ga² माइनस 2v0² h ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा v0² माइनस g² a² माइनस माइनस प्लस 2v0² g h ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। इस वाली टर्म को दूसरी साइड पर ले जाएं, v0² प्लस 2v0² g h ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू ga²। और आई एम सॉरी यहाँ पर गलती आ रही है, शुरू से 4 आएगी पावर। मैं यहाँ पे जो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना चाहता हूँ इसलिए मैंने इसको उठा के दूसरी साइड पर रख दिया, और मैं वैसे भी v0² वाली टर्म बनाना चाहता हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करूँगा। तो किस चीज़ की कमी है, a² बन रहा आपका v0 का स्क्वायर प्लस 2a हो गया आपका v0²। b क्या होना चाहिए, कोफिशेंट का हाफ
वी नॉट स्केयर वाली आपके पास ये टर्म बन रही है। तो वी नॉट स्केयर का कोफिशिएंट बन रहा है 2GH, इसका हाफ करें तो क्या बनता है GH। ठीक है, तो इसके स्केयर को दोनों तरफ ऐड कर दें, GH का होल स्केयर यानी G स्केयर प्लस G स्केयर H स्केयर। दूसरी साइड भी इसी को ऐड करना पड़ेगा, G स्केयर प्लस G स्क्वायर A स्क्वायर था, आई एम सॉरी अगेन, G स्क्वायर A स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर यानी G स्क्वायर H स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये बन गया फार्मूला किसका, वी नॉट स्केयर प्लस GH A प्लस B का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों में से G स्क्वायर कॉमन करें तो A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है जी, इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो G बन जाएगा और इसका स्क्वायर रूट जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हमें पता है कि अगर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के इक्वल होगा। और वैसे भी इनइक्वालिटी के केस में आप क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस एक्स नहीं यूज़ करते, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी आपने यही काम करना है। ये चीज़ क्या बन जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस GH। बहुत सारे टीचर्स भी यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। ठीक है जी, वो यहाँ पर प्लस माइनस लगा के कुछ उल्टा सीधा कर जाते हैं। तो टीचर्स के लिए भी ये सबक है, इस तरह से करें जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, ग्रेटर दैन और इक्वल टू G स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, G स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज लेस दैन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस GH। लिख सकते हैं ना। और फिर इसके ऊपर आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा लें रियल नंबर्स की। तो ये क्या होती है, ये वाली चीज़ लेस दैन और इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू और फिर प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ GH। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, चूँकि G जो आपका पॉजिटिव है, H भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, H पॉजिटिव है। ठीक हो गया। तो फिर G और H क्या होंगे, G और H का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ GH जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, GH के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको उठा के दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें। शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, G कॉमन आ जाएगा और जो पीछे चीज़ रह जाएगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर माइनस H। क्लियर हो गया। और फिर दिस इज़ लेस दैन और इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू। और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक हो गया। इसको यहाँ पर यूज़ करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी नॉट का स्क्वायर। अब एक चीज़ नोट करें कि वी नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये हर हाल में पॉजिटिव होगी। तो जब आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वापस यही वाला नंबर यानी वी नॉट आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। अब दोबारा वी नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। ये क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी नॉट। और अभी मैंने बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी नॉट जो है वो किसके इक्वल है, वी नॉट के इक्वल है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि वी नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन। ठीक है, इससे अगले स्टेप में आप लिखेंगे वी नॉट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस थिंग। यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी। तो आपकी जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए, तब जाके आपका जो ये पार्टिकल है वो ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, इसके आगे आपने ये चीज़ लिख लेनी है। इसके बाद मैं आपको फाइनल क्वेश्चन कराता हूँ आज का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन एट द सेम इंस्टेंट इन वेरियस डायरेक्शंस विद स्पीड वी नॉट। बहुत सारे पार्टिकल्स को बहुत सारी डायरेक्शंस में एक ही टाइम पर एक ही वेलोसिटी वी नॉट के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ठीक हो गया। प्रूव दैट एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम, आगे किसी भी टाइम गुजरना है, किसी भी टाइम टी गुजरने के बाद
दे विल ऑल बी ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस v नॉट t। टाइम t गुजरने के बाद ये सारे के सारे एक स्फीयर के ऊपर मौजूद होंगे और स्फीयर का रेडियस क्या है v नॉट t। ठीक हो गया। एंड डिटर्मिन द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, और आप बताएं कि इस स्फीयर जिसका रेडियस v नॉट t है इसके सेंटर की मोशन बताएं क्या है। ठीक है, ये किस तरह से मूव कर रहा है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चूँकि आप अपने पार्टिकल को सारी डायरेक्शंस में प्रोजेक्ट करें, यानी कि आप अपने स्पेस के अंदर इनको प्रोजेक्ट करें। ठीक हो गया। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई है, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे है और जी एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के है। ठीक हो गया। कोई सा एक पार्टिकल ले लें, आर्बिट्ररी पार्टिकल ले लिया। ठीक है, वो इस पॉइंट पर मौजूद है, पॉइंट पी के ऊपर। ठीक हो गया। इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई एंड जी। तो इसकी जो पोजीशन वेक्टर है यानी कि आर वेक्टर सॉरी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जी के यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया। और सपोज करें कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। ठीक है। और जी एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, गैमा। ठीक हो गया। तो अब आप इसकी वेलोसिटी को किस तरह से लिख सकते हैं, इसकी वेलोसिटी v नॉट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसके ऊपर एरो लगाएं। वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना बनेगा, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, अल्फ़ा। तो x कंपोनेंट क्या बन जाएगा, सॉरी x कंपोनेंट इसका बन जाएगा v नॉट कॉस अल्फ़ा। ठीक है, x एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी v नॉट का कंपोनेंट है वो v नॉट कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। और x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, i यूनिट वेक्टर। फिर प्लस इसी तरह से y एक्सिस के अलॉन्ग ये वाला वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, बीटा। ठीक है, तो फिर y एक्सिस के अलॉन्ग इसका जो कंपोनेंट है वेलोसिटी v नॉट का, वो क्या हो जाएगा, v नॉट कॉस बीटा हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक हो गया। और यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, j यूनिट वेक्टर, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर j है। अगर नहीं यकीन है तो आप यहाँ से आप सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये जो है आपका, ये इस वेक्टर के अलॉन्ग इस वेलोसिटी का को v नॉट से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और यही सपोज करेंगे कि ये जो वेलोसिटी है वो इसी वेक्टर r के अलॉन्ग है। ठीक हो गया। तो इस वेलोसिटी का जो यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, डेफिनेटली x कंपोनेंट बन रहा है। ठीक है, और वो x कंपोनेंट किसके अलॉन्ग है, ये इस y एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या बनेगी, v नॉट कॉस बीटा बनेगी। तो इसलिए मैंने जो y एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसको v नॉट कॉस बीटा लिखा है। इसी तरह से v नॉट कॉस गैमा बनेगा z एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट। और यहाँ पर कौन सा यूनिट वेक्टर है, k यूनिट वेक्टर। तो आपने अपनी वेलोसिटी को v नॉट से रिप्रेजेंट कर दी। ये किसकी वेलोसिटी, v नॉट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दी। और ये किसकी वेलोसिटी है, किसी भी आर्बिट्ररी पार्टिकल p की वेलोसिटी है। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने सेक्शन 10.1 वाली जो डिटेल्स हैं इनको रिपीट करना है। एम ए एक्सेलरेशन r डॉट बन रहा है, f इक्वल टू माइनस एम जी, जे यूनिट वेक्टर आता है। तो फिर f इज़ इक्वल टू माइनस एम जी जे यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, m कट हो जाएगा m से। ठीक है, m जो है वो आपके किसी भी आर्बिट्ररी पार्टिकल का मास है और वो पार्टिकल हमने ये वाला ले लिया पॉइंट p। ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर r था। बहरहाल अब आगे जाएं, इससे इंटीग्रेट करें इसको दोनों साइड्स पर। r डॉट ऑफ t किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस जी टी जे यूनिट वेक्टर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये इस केस में चूंकि ये वेक्टर है, याद रहे स्केलर्स के साथ आप डील नहीं कर रहे, वेक्टर्स के साथ डील कर रहे हैं। तो ये वेक्टर है तो वेक्टर के अंदर स्केलर तो नहीं ऐड होगा, क्या होगा,
एक वेक्टर ऐड होगा। ठीक है, तो ये आपका ये वाला जो वेक्टर है दिस इज़ कांस्टेंट वेक्टर एंड दिस इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन दिस केस। इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। इनिशियली कितनी वेलोसिटी थी, कितनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, v0 वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया। तो फिर r डॉट ऑफ ज़ीरो यानी कि वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू ज़ीरो क्या हो जाएगी, v0 वेक्टर हो जाएगी। समझ आ गई बात, ये वेक्टर है इसलिए यहाँ पर भी वेक्टर आएगा। तो इस कंडीशन को यहाँ पर यूज़ करें तो r डॉट ऑफ ज़ीरो t की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, v0। t की जगह ज़ीरो लगाएं तो ये बन गया ज़ीरो और प्लस a वेक्टर। तो वेक्टर a का आंसर क्या आ गया, वेक्टर v0। ठीक हो गया, तो इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करें तो आपके पास r डॉट का आंसर जो है वो क्या बन जाता है, r डॉट वेक्टर जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस जी टी जे यूनिट वेक्टर प्लस v0 वेक्टर। क्लियर हो गया। इसके बाद आप क्या करें, r ऑफ t निकालें दोबारा से यानी कि इंटीग्रेट करें। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइड विद 2 जे यूनिट वेक्टर प्लस v0 t। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको आप कह दें b। अब टाइम t इक्वल टू ज़ीरो पर इनको यहाँ से सबको इधर से ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो टाइम t इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर आपके पार्टिकल कहाँ पर मौजूद था, ओरिजिन पर। ठीक हो गया। तो फिर r ऑफ t जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम t इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर ये इक्वल हो जाएगा ओरिजिन की x वैल्यू। r किसके इक्वल है, x i प्लस वाई जे। ओरिजिन के ऊपर ये टाइम t इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर मौजूद है। तो ओरिजिन पर x की क्या वैल्यू होती है, ज़ीरो, ज़ीरो i, y की भी ज़ीरो, ज़ीरो j, ज़ीरो k यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया। तो टाइम की जगह क्या लग जाएगा, ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो इधर भी ज़ीरो, तो ये ज़ीरो प्लस कैपिटल B। तो कैपिटल B किसके इक्वल आ गया, नल वेक्टर के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। तो दिस इम्प्लाइज B इज़ इक्वल टू नल वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नल वेक्टर आ जाएगा। नल वेक्टर को जब आप इन वेक्टर्स के अंदर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली यही वाला रिज़ल्ट हमारे पास वापस आएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास r ऑफ t का आंसर आ गया। अब आप क्या करें कि यहाँ पर v0 की वैल्यू डाल दें। v0 वेक्टर किसके इक्वल है, v0 और सॉरी यहाँ पर लगेगा, चलें v0 मल्टीप्लाइड विद t। इसकी वैल्यू यहाँ पर डालें तो माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइड विद 2j यूनिट वेक्टर प्लस v0 की वैल्यू v0 cos अल्फ़ा i यूनिट वेक्टर प्लस v0 cos बीटा j यूनिट वेक्टर प्लस v0 cos गैमा k यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। ये j यूनिट वेक्टर है, ये वाला j यूनिट वेक्टर, और इसके साथ होल में मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, t, ये भी याद रखिएगा। ठीक हो गया। होल मल्टीप्लाइड विद t भी है। तो ये वाला कौन सा वेक्टर हो गया, j यूनिट वेक्टर, और ये भी कौन सा हो गया, j यूनिट वेक्टर। ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, v0 cos अल्फ़ा। अब t को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, t i यूनिट वेक्टर, और फिर प्लस v0 cos बीटा, और इसके साथ लगेगा t। ठीक है। फिर इसके बाद j यूनिट वेक्टर, और इधर भी j यूनिट वेक्टर है, तो फिर माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइड विद 2। ठीक है। अब इसके बाद लगेगा j यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया। जस्ट आपने ऐड किया इस वेक्टर को और इस वेक्टर को, और आखिर में t इसके साथ मल्टीप्लाई करें प्लस v0 cos गैमा t k यूनिट वेक्टर, और दूसरी साइड पे क्या आ रहा है, r ऑफ t, जो कि किसके इक्वल है, x i y j प्लस z k यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। यहाँ से आप x y और z की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कंपैरिजन करके। तो आपके पास x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा,
x जो है वो इक्वल आ जाएगा वी नॉट कॉज अल्फ़ा टी। तो x की वैल्यू डालें वी नॉट कॉज अल्फ़ा टी, और इसी तरह से y की वैल्यू डालें और y की वैल्यू निकालें वी नॉट कॉज बीटा टी। ठीक है, और फिर डिवाइडेड विद माइनस जी टी स्केयर डिवाइड विद 2। ठीक हो गया। और इसी तरह से z की वैल्यू निकालें, z किसके इक्वल आएगा, z इक्वल आ जाएगा वी नॉट कॉज गैमा ऑफ टी। क्लियर हो गया। अब आप क्या करें, इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करें। अगर आपको याद हो इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो ओरिजिन पर सेंटर्ड है और उसका रेडियस आर है, तो इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, इन तीनों को ऐड स्क्वायर करके ऐड करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मेरे पास स्क्वायर बनती है जिसका रेडियस वी नॉट टी है या नहीं। अब इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करने से पहले आपने क्या करना है, इसको y इक्वल टू, इसको उठा के तो लेगा जाए y प्लस जी टी स्क्वायर डिवाइड विद 2 इज इक्वल टू वी नॉट कॉज बीटा ऑफ टी। यूँ कर लें ताकि आपको स्क्वायरिंग में आसान रहे। अब तीनों इक्वेशंस को ऐड करें, स्क्वायर करके ऐड करें। लेफ्ट हैंड साइड्स एक्स स्क्वायर और प्लस y प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, और फिर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड्स इसका स्क्वायर क्या बनेगा, वी नॉट स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फ़ा मल्टीप्लाइड विद टी स्क्वायर। ठीक हो गया। और फिर इसी तरह से वी नॉट स्क्वायर कॉज स्क्वायर बीटा टी स्क्वायर, और फाइनली वी नॉट स्क्वायर कॉज स्क्वायर गैमा टी का स्क्वायर। ठीक हो गया। इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, तो वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन लें तो कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गैमा। ये डायरेक्शन को साइंस है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज गैमा। ठीक हो गया। किसकी, इस वेक्टर आर की। तो इनके स्क्वायर्स का सम क्या होता है, 1। पता है ना आपको, अगर नहीं पता तो सेकेंड ईयर की बुक में भी आपने ये सीखा हुआ है चैप्टर 7 में। इसके अलावा आपने कैलकुलस के चैप्टर नंबर 8 जो है इसकी एक्सरसाइज 8.2 के आर्टिकल में इस चीज़ को प्रूव किया हुआ है। ठीक हो गया। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। और ये चीज़ क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइड विद 2। क्यों लिख रहा हूँ, शायद आपको समझ आ गई होगी इस तरह से मैंने इसको क्यों लिखा, प्लस की जगह माइनस और माइनस यूज़ किया। तो और इसी तरह से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये x माइनस 0 का स्क्वायर है और ये है z माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है। आप इसको स्फीयर की इक्वेशन के साथ कंपेयर करें जिसका सेंटर क्या है, सपोज करें ए बी सी, और इसका रेडियस क्या है r। इस स्फीयर की इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई इसकी स्फीयर की। इसको इसके साथ कंपेयर करें, a जो है वो 0 है, b c जो है वो भी 0 है। ठीक है। तो सेंटर क्या बन रहा है, x 0, y जो है वो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे b की जगह क्या आ रहा है, माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइड विद 2। c की जगह क्या आ रहा है, c की जगह 0 आ रहा है। तो जो ये वाली इक्वेशन है वो क्या है, वो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है जिसका रेडियस कितना बन रहा है, ये आर स्क्वायर बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, वी नॉट टी का स्क्वायर, जिसका रेडियस बन रहा है वी नॉट टी, और वो किस पॉइंट के ऊपर सेंटर्ड है, 0 माइनस जी टी स्क्वायर वाई एंड 0। तो आपने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि आप प्रूव करें कि
ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो किसी भी टाइम टी के ऊपर एक स्फीयर के ऊपर मौजूद थे। अब हमने एक आर्बिट्ररी पार्टिकल लिया और देखा हमने कि वो स्फीयर के ऊपर मौजूद है, तो फिर बाकी सारे पार्टिकल्स भी टाइम टी गुजरने के बाद एक स्फीयर के ऊपर मौजूद होंगे। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि बताएं कि इसके सेंटर की स्फीयर का जो सेंटर है उसकी मोशन कैसी होगी। अब स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या बन रहा है, इसमें x और y ज़ीरो रहते हैं। t आप जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे x और z जो है वो क्या रहेंगे, ज़ीरो रहेंगे, और y जो है वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। अब t जब आप चेंज करेंगे, t को इंक्रीज़ करें, ज़ीरो से आगे की तरफ जाएं, t को पॉजिटिवली इंक्रीज़ करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, इस माइनस की वजह से नेगेटिव रहेगी। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो स्फीयर का सेंटर है वो कहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है, t इक्वल टू ज़ीरो लगाएं तो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। t इंक्रीज़ करना शुरू हुआ है तो फिर ये तो दोनों ज़ीरो रहे, तो ये स्फीयर सिर्फ किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, y डायरेक्शन में, क्योंकि x और z डायरेक्शंस ज़ीरो आ रही हैं सेंटर के लिए, x और z वैल्यू ज़ीरो आ रही हैं, तो इसका मतलब ये सिर्फ y एक्सिस में मूव कर सकता है। और जैसे जैसे आप t को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो फिर ये जो y वैल्यू ये क्या होती रहेगी, नेगेटिवली इंक्रीज़ होती रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो स्फीयर है इसका सेंटर y डायरेक्शन में, नेगेटिव y डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। क्लियर हो गया, और यही चीज़ आपने बतानी थी। तो यहाँ पे आगे आप लिखेंगे द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज़ 0 माइनस GT² डिवाइड बाई 2 एंड 0, which means that as time t increases then the center moves along negative y axis। और बस यही चीज़ है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।